हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द 14th एपिसोड ऑफ द बॉयज़ कॉमिक सीरीज़। पिछले एपिसोड में हमने देखा बॉयज़ वार्ड के उस आदमी का पीछा करते हैं और पहुंच जाते हैं मॉस्को एयरपोर्ट पर, जहां उन्हें नीना के प्लान के बारे में सब कुछ पता चलता है और साथ ही ये भी कि वार्ड भी नीना को मारने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ नीना भी बॉयज़ को मारने की कोशिश करती है उनके खाने में पॉइजन मिलाकर, पर बॉयज़ की बॉडी में कंपाउंड वी होने की वजह से वो मरते नहीं हैं, बस बेहोश हो जाते हैं और ह्यूई और वास ब्रेक फ्लूइड पीने की वजह से होश में ही रहते हैं। और इशू के एंड में ह्यूई और वास तैयारी करते हैं मिलकर नीना को पकड़ने के लिए। अब आगे बढ़ने से पहले एक करेक्शन कि मैंने पिछले वीडियोस में जो वॉल्यूम नंबर मेंशन करे हैं वो एक्चुअली स्टोरी लाइन के हिसाब से थे। फॉर एग्जांपल, गेट सम स्टोरी लाइन इशू 7 से 10 तक थी और मैंने उसे थर्ड वॉल्यूम मेंशन करा था, बट एक्चुअली ऑफिशियल वॉल्यूम्स के हिसाब से इशू 1 से 6 वॉल्यूम 1 थे और इशू 7 से 14 वॉल्यूम 2 है। तो इसका स्टोरी पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो मैंने इसे क्लियर कर दिया। साथ ही पिछले कुछ वीडियोस से आप लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा है, तो अगर मुझसे कुछ गलती हो रही है तो प्लीज़ अपना फीडबैक या सजेशन कमेंट्स में ज़रूर देना, ताकि मैं उन गलतियों को ठीक कर सकूँ और आपको बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। इसके अलावा मुझे इस एपिसोड में कुछ ऐसी इमेजेस भी दिखानी पड़ेंगी जो सबके लिए अप्रोप्रिएट ना हो, पर क्योंकि वो स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसलिए मुझे वो दिखाना ही पड़ेगा। तो अगर आप कंफर्टेबल ना हो तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं या उस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो इन बातों के बाद चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इशू स्टार्ट होता है दो आदमियों से जो किसी रूम में बैठकर बात कर रहे होते हैं, जिसमें पहला आदमी पूछता है बस इतना ही, जिस पर दूसरा आदमी जवाब देता है कुछ गोलियों की आवाज़, कुछ चिल्लाने की आवाज़, फिर कुछ नहीं। मैं आधे घंटे तक रुका रहा पर कोई भी वापस नहीं आया। पहला आदमी फिर पूछता है फिर तुमने अंदर जाके नहीं देखा क्या? मैं समझ गया, तुम डर गए थे। क्यों फट्टू कहीं के। वही आदमी आगे कहता है ये काम लिटिल नीना ने हमें दिया था। पहली बार वो हमारे पास इतने बड़े काम के लिए आई, पहली बार उसने हमें इतना काबिल समझा। अगर हम इसे सही से करेंगे तो हमें और काम मिलेगा और ज़्यादा पैसा मिलेगा, पर अगर हमने इस काम में गड़बड़ करी तो मैं सोचना भी नहीं चाहता कि हमारे साथ क्या होगा। तब हमें पता चलता है कि वास का अंदाज़ा सही था कि लिटिल नीना ने बॉयज़ को मारने के लिए उनके खाने में जहर मिलाया था, और ये भी कि ये दोनों वो आदमी हैं जिन्हें लिटिल नीना ने बॉयज़ को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। पहला आदमी कुछ सोचता है और फिर आगे कहता है वेट, आधा घंटा? तुम कैसे श्योर हो सकते हो कि उन्होंने तुम्हें नहीं देखा होगा? जिस पर दूसरा आदमी जवाब देता है वो मुझे कैसे देखते? जिस पर पहला आदमी गुस्से में उठकर दूसरे आदमी का कॉलर पकड़कर कहता है मुझे नहीं पता, वैसे ही जैसे मुझे ये नहीं पता कि वो जहर खाकर भी कैसे बच गए, वैसे ही जैसे मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने शूटर्स की दो टीम्स को हाथों से ही कैसे मार दिया। बेवकूफ़ इंसान, तुम अभी तक नहीं समझे कि वो कितने बेहतर हैं। ये उनका गेम है, वो तुम जैसे बेवकूफ़ का पीछा करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, और जैसे ही वो दोनों ऊपर देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि लव सॉसेज ग्लास की सीलिंग को तोड़कर नीचे आ जाता है, और वो पहला आदमी वास का लव सॉसेज देखकर घबरा जाता है। साथ ही ऊपर से हमें ह्यूई भी झांकता हुआ दिखता है। इतने में वो आदमी उस रूम से बाहर भागते हुए किसी को बुलाते हुए चिल्लाता है मिखाइल। तभी बाहर से एक बॉडी बिल्डर अंदर आ जाता है और उसे देखकर वो आदमी कहता है मिखाइल, इस आदमी को ख़त्म कर दो। और मिखाइल ऐसा ही करने जाता है और लव सॉसेज को पंच मारने की कोशिश करता है, पर वो बेसिकली एक नॉर्मल बॉडी बिल्डर ही होता है, जबकि वास कंपाउंड भी ले चुका एक सुपर हीरो है। तो वास बड़ी आसानी से मिखाइल के पंच को रोक देता है और उसका हाथ मोड़कर तोड़ देता है। दूसरी तरफ वो दूसरा आदमी गन निकाल रहा होता है कि पीछे से ह्यूई आकर उस पर चढ़ जाता है और उसे रोक देता है। इस लड़ाई का फ़ायदा उठाकर पहला आदमी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वास ह्यूई से कहता है ह्यूई, इनके बॉस को पकड़ो, अगर उसने नीना को कॉल कर दिया तो सब बेकार हो जाएगा। ह्यूई कुछ पूछने ही वाला होता है कि वास कहता है जल्दी, पर ह्यूई कहता है पर मैं तो ये भी नहीं जानता कि अभी हम हैं कहाँ, क्या। पर इतने में ही वास उसकी बात को काट कर कहता है फ़र्क नहीं पड़ता, अगर नीना ने एक बार सूप्स को भेज दिया तो खून की नदियाँ बह जाएंगी। वो दोनों भागते हुए एक बार में पहुंच जाते हैं जहां पर एक बहुत बड़ी रेव पार्टी चल रही होती है, जहां पर कई सारी लड़कियां थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट कंडीशंस में होती हैं, जिन्हें देखकर लव सॉसेज कहता है मैं ऐसे भाग नहीं पाऊंगा लिटिल ह्यूई, तुम जाकर उसका पीछा करो। आई थिंक मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि वो लड़कियों को इस हालत में देखकर क्यों नहीं भाग पाएगा, पर ह्यूई भाग कर जाता है और उस आदमी के पास पहुंच जाता है। ह्यूई को देखकर वो आदमी एक गन निकालता है, लेकिन इससे पहले वो गन चला पाता ह्यूई हाथ मारकर उस गन को तोड़ देता है, जिसके बाद ह्यूई गुस्से में उस आदमी को पकड़कर कहता है तुम मुझे अभी शूट करने वाले थे, तुमने ही लिटिल नीना को उसके मरे हुए शूटर्स के बारे में बताया होगा, अब नीना कहाँ है मुझे ये बताओ।
जिसके जवाब में वो आदमी डरते हुए रशियन में कुछ कहता है, पर ह्यूई चिल्लाते हुए कहता है, इंग्लिश में बोल बेवकूफ़, मुझे बता कि नीना कहाँ है। इसके बाद सीन 5 मिनट बाद का आता है, जहाँ वास भी ह्यूई के पास आ गया होता है और वो आदमी नीचे लेटकर रो रहा होता है। वास वहाँ आकर कहता है, सॉरी लिटिल ह्यूई, पर लड़कियाँ मेरी क्रिप्टोनाइट या कमज़ोरी है। जिसके बाद ह्यूई उस रोते हुए आदमी को देखकर कहता है, स्टॉप इट, मैंने तो तुम्हें मारा भी नहीं है, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों में से नहीं हूँ। वास ह्यूई से कहता है, इसने तुम्हें कुछ बताया लिटिल नीना कहाँ है? फोकस करो ह्यूई। ह्यूई बताता है, इसने लिटिल नीना को बताया कि हम उसे पकड़ना चाहते हैं और इसने कहा कि लिटिल नीना अभी उस होटल में गई है वॉट के उस एजेंट से मिलने के लिए। वास कहता है, तो वो जानती है, फिर वो हमें मारने के लिए सूप्स को भेज सकती है। नहीं, वो हमें टाइम पर नहीं ढूंढ पाएंगे और इतने में बिली CIA को बता देगा और CIA रशियन गवर्नमेंट को, और फिर सब कुछ सबके सामने आ जाएगा। ह्यूई कुछ सोच कर कहता है, ऑल राइट, तो वॉट नीना को पागल बना रही है। उन्होंने नीना को वो डेटोनेटर दिया ही नहीं जिससे सूप्स फटेंगे, पर वॉट के उस आदमी ने MM और बाकियों को उसका पीछा करते हुए देख लिया था और उन्हें इनडायरेक्टली नीना के प्लान का आइडिया दे दिया था। तो नीना उस आदमी को ढूंढ रही थी पर वो उसे मिला नहीं। क्या वो ऑलरेडी भाग चुका है? जिस पर वास थोड़ा परेशान होकर कहता है, तो फिर नीना के लिए क्या बचेगा? जिस पर ह्यूई चिल्लाते हुए कहता है, वो भागने वाली है वास, हमें अभी एयरपोर्ट जाना होगा। और ऐसा कहकर वो एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर नेक्स्ट सीन आता है एयरपोर्ट का, जहाँ ह्यूई और वास लेट हो चुके होते हैं क्योंकि नीना का प्लेन टेक ऑफ कर चुका होता है, जिसे देखकर वो दोनों हताश होकर वहीं खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ प्लेन में बैठी नीना वॉट के दिए हुए धोखे और अपने प्लान के फेल होने की वजह से काफ़ी गुस्से में होती है और फिर से अपने उसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ करने जा रही होती है। पर वो जैसे ही उस डिवाइस को ऑन करती है, हम और एयरपोर्ट पे खड़े वास और ह्यूई देखते हैं कि एयरप्लेन में एक ब्लास्ट होता है और नीना ऑन द स्पॉट मर जाती है। पर हम देखते हैं कि पायलट्स अभी भी ज़िंदा होते हैं और उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ क्या हुआ। वही वास और ह्यूई एयरपोर्ट पर हैरान खड़े होते हैं क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आता कि यहाँ अभी क्या हुआ। फिर सीन चेंज होता है और हम चलते हैं वास के बार में, जहाँ ह्यूई चिल्लाते हुए कहता है, तुमने उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बॉम्ब लगा दिया था। तब हम देखते हैं कि ये सवाल उसने बुचर से पूछा होता है और तब हमें पता चलता है कि वो ब्लास्ट बुचर की नीना के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बॉम्ब लगाने की वजह से होता है। बुचर, जिसकी हालत पॉइजन खाने की वजह से अभी भी ख़राब होती है, वो ह्यूई से कहता है, थोड़ा धीरे बोलो ह्यूई, हमें कल रात जहर दिया गया था तो हमारी हालत अभी भी अच्छी नहीं है। ह्यूई उसी हैरान एक्सप्रेशंस के साथ कहता है, पर क्यों? बुचर कहता है, वो वॉट वाले वैसे भी उस प्लेन के कॉकपिट में बॉम्ब लगाने ही वाले थे, तो मैंने भी सोचा कि चलो कैसे भी करके अब तो इस नीना को मारना ही है। पर फिर मुझे ध्यान आया कि अगर ये प्लेन किसी के घर के ऊपर फट गया तो उनका क्या होगा, इसलिए मैंने उसके डिवाइस में बॉम्ब लगा दिया ताकि कम से कम पायलट्स के पास बचने का चांस रहे। जिस पर ह्यूई कहता है, फिर तो तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि वो दोनों पायलट सेफली एक पहाड़ पर लैंड कर गए थे। फिर ह्यूई आगे कहता है, तो तुम्हारा मतलब कि ब्लास्ट तब हुआ जब उसने वो डिवाइस यूज़ करना स्टार्ट किया, आई मीन जब वो उसके अंदर था? बुचर जवाब देता है, नहीं, बस जब उसने उस डिवाइस को ऑन किया होगा। तुम तो काफ़ी वाइल्ड निकली हुई। फिर MM पूछता है, अब? बुचर बताता है, अब सबसे पहले तो मैं एक कॉफ़ी पीऊँगा और देखूँगा कि मैं सही हालत में हूँ या नहीं। फिर उसके बाद मैं मंकी से मिलूँगा और अभी मैंने बस इतना ही प्लान किया है। हम इस बार वॉट की बैंड बजा सकते हैं। वॉट ने एक देश में तख्ता पलट करने की कोशिश करी है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और सबूत के तौर पर हमारे पास उनका एक एम्प्लॉय भी है जो इतना डरा हुआ है कि वो हमसे कुछ छुपा नहीं पाएगा। ह्यूई पूछता है, कौन एम्प्लॉय? बुचर बताता है, वॉट का वो बंदा जो मुझे नीना के प्लेन में मिला था। वो दोनों ही मेरे हाथ लग जाते, बट एनीवे, तो हमारे पास वो एम्प्लॉय है, उसको कंपनी से मिले सारे सर्विलियंस और एक्सप्लोजिव्स और साथ ही 150 सूप्स जिनमें कंपाउंड V का डेरिवेटिव भरा पड़ा है। और इस बार रास्ते में अड़ंगा डालने के लिए नीना भी नहीं है, तो बस उस वॉट और सूप्स को हमें फंसाना है। रेनर के तो ये सब जानकर होश ही उड़ जाएंगे। फिर ह्यूई पूछता है, पर मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि असली डेटोनेटर किसके पास है। मतलब नीना सूप्स को छोड़ती, वो तबाही मचा देते, फिर नीना उनको रोक नहीं पाती, तो आखिर उसे रोकता कौन? जिस पर बुचर जवाब देता है, कोई आदमी जिसका नाम है जोसेफ चेमेंको। प्लेन में मुझे जो बंदा मिला था उसका अगला काम जोसेफ को वो डेटोनेटर देना ही था। जोसेफ का नाम सुनकर वास उदास हो जाता है और ह्यूई हैरान। तो अगर आपको याद नहीं आया तो मैं याद दिला देता हूँ कि जोसेफ चेमेंको वही लीडर है जिसको पिछले इशू में वास टीवी पर देख रहा होता है और जिससे वास को उम्मीद होती है कि वो लीडर रशिया में वापस से कम्युनिज्म को लाएगा।
और इस सब बातों को वो ह्यूई को भी बताता है। तो जब वास को बुचर से पता चलता है कि जोसेफ भी वॉट और नीना से मिला हुआ था, तो उसका कम्युनिज्म को वापस लाने का सपना टूट जाता है और वो उदास हो जाता है। यही हमें बुचर की बात से एक और चीज़ पता चलती है कि सूप्स को ब्लास्ट करने का डेटोनेटर अभी बुचर के पास ही है, क्योंकि जैसा कि बुचर ने बताया कि प्लेन में मिला वो वॉट का आदमी वहाँ बॉम्ब लगाने के बाद डेटोनेटर जोसेफ को देने वाला था। तो क्योंकि वो आदमी भी अभी बुचर के ही कब्जे में है, तो डेटोनेटर तो उसने ले ही लिया होगा। इसके बाद फ्रेंची बुचर से पूछता है, पर वॉट अमेरिकन्स कम्युनिस्ट की हेल्प क्यों करेंगे? बुचर बताता है, अगर तुम ध्यान से सोचो तो इसका सेंस बनता है। पहली बात, चेमेंको को ये पता ही नहीं है कि उसे हीरो कौन बना रहा है। उसके लिए बस एक शॉर्टकट है टॉप पर पहुंचने का। दूसरी बात, वॉट ऐसे ही बंदे को यहाँ गवर्नमेंट देना चाहेंगे, क्योंकि रशिया में कम्युनिस्ट का आना मतलब है एक और कोल्ड वॉर। और अगर CIA अमेरिकन्स को नहीं बचा पाती, तो तुम्हें क्या लगता है कि फिर कौन सी कंपनी के सूप्स बचाने आएंगे? इतने में ह्यूई वास के पास जाकर कहता है, वास, आई एम सॉरी, मुझे पता है वो आदमी तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता था। वास जवाब देता है, नहीं, बिली सही कह रहा है, नीना के साथ ये प्लान नहीं चल पाता, इसलिए उन्हें जोसेफ से हाथ मिलाना ही था। सब कुछ गेम है आजकल ह्यूई, अब किसी को लोगों की परवाह नहीं है। हम देखते हैं कि वास के ऐसा कहते हुए बुचर और टेरर बार से बाहर चले जाते हैं मंकी से मिलने के लिए। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम चलते हैं किसी कैफ़े में, जहां बुचर और मंकी बात कर रहे होते हैं। बुचर चिल्लाकर कहता है, क्या? बुचर आगे कहता है, वो इस बार आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती, हमने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा है, वो सालों तक एजेंसी के तलवे चाटते रह जाएंगे। मंकी जवाब देता है, मुझे लगता है देखो, हम उस आई विटनेस का ध्यान रखेंगे, बस हमें बता दो वो कहाँ है। और पर इतने में ही बुचर उसकी बात को काट कर कहता है, वो ये करना ही नहीं चाहती। क्यों? उसे लगता है कि वॉट काफ़ी ताकतवर है फेस टू फेस लड़ने के लिए। उसे डर है कि वॉट अपने सूप्स को CIA पर ही छोड़ देगी। क्यों? मंकी जवाब देता है, वेल, डायरेक्टर रेनर को लगता है कि अभी मैनेजमेंट की पॉलिसी को ही फॉलो करना सही रहेगा। बुचर जवाब देता है, मैनेजमेंट की या फिर US की? और बुचर के ऐसा कहते ही सीन फिर चेंज होता है और हम चलते हैं उसी जगह पर जहाँ नीना ने उन 150 सूप्स को रखा होता है। पर अभी भी बैकग्राउंड में हमें बुचर और मंकी की बाकी की कन्वर्सेशन सुनाई दे रही होती है, जहाँ मंकी कहता है, वेल, आई मीन, ऑलराइट, देखो, सूप्स को लेकर तुम्हारी फीलिंग सबको अच्छे से पता है और कम्प्लीटली जस्टिफाइड भी है, पर तुम कभी भी ये नहीं सोच सकते थे कि हम वॉट को डायरेक्टली कन्फ्रंट करेंगे। आई मीन, कोई भी अपने सही दिमागी हालत में होगा तो ऐसा नहीं करेगा। जिस पर बुचर कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने से अभी के अभी दफ़ा हो जाओ। मंकी जवाब देता है, पर मैं तो बस एक मैसेंजर हूँ। बुचर कहता है, आई मीन लिटरली दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। और इसी के साथ वो कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है और इस टाइम तक बुचर भी उस गोडाउन टाइप जगह के गेट तक पहुंच जाता है। गेट पर पहुंचकर वो टेरर से कहता है, रुको। बुचर गेट खोलता है और अंदर से सूप्स की आपस में बात करने की आवाज़ आ रही होती है कि तभी बुचर अंदर जाकर ज़ोर से चिल्लाता है, ओए कन्स। ये सुनते ही सभी सूप्स का ध्यान बुचर की तरफ चला जाता है और वो बुचर के पास आ ही रहे होते हैं कि बुचर उस डेटोनेटर का बटन दबा देता है और उन 150 सूप्स का सर उसी टाइम फट जाता है और वो ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। डैम। जिसके बाद बुचर वहाँ से खुश होकर गुनगुनाते हुए जाने लगता है और उसके पीछे पीछे टेरर भी आ जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम चलते हैं एयरपोर्ट, जहाँ बॉयज़ टीम के सभी मेंबर और वास खड़े होते हैं और जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। एक एक करके सभी वास को गुड बाय बोलते हैं और वास भी उन्हें गुड बाय कहता है। जिसके बाद बॉयज़ प्लेन में बैठ जाते हैं और जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करने वाला होता है, ह्यूई देखता है कि वास ने उसके बैग में ब्रेक फ्लूइड की कई बॉटल्स रखी होती हैं, जिसे देखकर ह्यूई स्माइल करते हुए कहता है, सी यू कॉमरेड। जिसके बाद बुचर कहता है, ये कौन सा गाना है जो मैं गुनगुना रहा हूँ पर मुझे याद नहीं आ रहा। जिस पर फ्रेंची बताता है, ओट। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक और प्लेन दिखता है, पर इस बार ये प्लेन वॉट के उस एजेंट का होता है जो अमेरिका पहुंचने ही वाला होता है। वो किसी से फ़ोन पर बातें करते हुए कहता है, वेल, आई इमेजिन कि कुछ नहीं होगा लगभग 6 महीने तक। फिर हम एक ब्रीफ रिपोर्ट बनवाएंगे कि कैसे जोसेफ चेमेंको एक कार एक्सीडेंट पे मारा गया, और ये सब ज़्यादा टाइम न्यूज़ में रहेगा भी नहीं। फिर वो आदमी आगे कहता है, हाँ, हम CIA को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, आखिर उन्होंने तो ये खेल बनाया है। मैं कल विक द वीप से मिलने वाला हूँ, अब हमें और ध्यान से काम करना होगा, और वैसे भी फेलियर का भी सही से अगर एनालिसिस किया जाए तो वो भी काम ही आती है। जिसके बाद फाइनली वो आदमी आगे कहता है, हाँ, मुझे पता है कि मुझे उससे भी बात करनी है, बट अगेन होमलैंडर, उससे बात करने में हमेशा डर ही लगता है।
और इसी के साथ हमारा वॉल्यूम 2 और ग्लोरियस 5 ईयर प्लान की स्टोरी लाइन ख़त्म हो जाती है। ये स्टोरी लाइन इस कॉमिक के राइटर गार्थ एनिस की काफ़ी कंट्रोवर्शियल कॉमिक्स में से एक है और इसका रीज़न है गार्थ का अमेरिकन होने के बावजूद कम्युनिज़्म और रशिया के लिए प्यार। बहुत से फैंस का ऐसा मानना है कि गार्थ कम्युनिज़्म का फ़ैन है और इसीलिए इस स्टोरी लाइन में भी कम्युनिज़्म को एक काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया गया है। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। साथ ही इस कॉमिक में हमें ह्यूई की डेवलपमेंट भी दिखाई गई, जो कि धीरे धीरे अब और भी शातिर और एग्रेसिव होता जा रहा है। खैर, इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स में अपने फीडबैक और आइडियाज़ भी बताना। साथ ही चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।